प्रोफेसर जमशेद ने गुल खान की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? मेरा मतलब है कि तुमने इस बम में जो टाइम डिवाइस फिट की हुई है उसका दौरानिया कितना है? गुल खान ने कहा, इसका खुफिया बटन दबाने के बाद सिर्फ 1 घंटे के बाद बम ब्लास्ट हो जाता है। प्रोफेसर ने ऐनक उतार रखी थी मगर वो उसके शीशे साफ नहीं कर रहा था। मेरी तरफ देखकर बोला, इसका मतलब है कि तुम उस वक्त तक एटमी रिएक्टर के एरिया से काफी दूर जा चुके होगे। मैंने कहा, मैं दूर किसी जगह छुपकर रिएक्टर की तबाही को देख भी सकता हूँ। प्रोफेसर बोला, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर तुम्हें तबाही की जगह से काफी दूर रहना होगा, क्योंकि ये तबाही काफी इलाके को अपनी लपेट में ले सकती है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फासले पर छुपकर तबाही का मंजर देखूं, मगर वहां सहरा ही सहरा है। रेत के टीले काफी दूर दूर हैं। पथरीली रेत के टीले सिर्फ एटमी मरकज के ऊपर ही हैं। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, वो दोनों टीले पिघल कर पानी हो जाएंगे, मल के भाप बनकर उड़ जाएंगे। ये अभी प्लूटोनियम प्रोसेसिंग अमल में है। अगर आधा ग्राम प्लूटोनियम भी तैयार हो चुका होता तो इर्द गिर्द के 20 मील के इलाके में हर शय पिघल कर भाप बनकर उड़ जाती। गुल खान ने कहा, क्या मालूम वहां प्लूटोनियम तैयार हो चुका हो? प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर प्लूटोनियम तैयार हो चुका होता तो इस छोटी एटमी भट्टी की जगह वहां बड़ा एटमी प्लांट लगा होता। अभी वहां प्लूटोनियम के अनासिर को सिर्फ साफ ही किया जा रहा है, लेकिन वहां जितने अनासिर साफ हो चुके हैं, इनकी शिद्दत और हिद्दत फटने के बाद इतनी तबाही फैलाएगी कि आसपास के लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही उजाला जाएगी। हम दोपहर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर गुल खान बाजार से जाकर खाना ले आया। हमने खाना खाया। प्रोफेसर ने मुझे मजीद हिदायत दी कि बम को एटमी भट्टी की गोलाई पर फर्श से 1 फुट के फासले पर लगाना और इस तरह लगाना कि किसी को दिखाई न दें। मैंने कहा, मैं हफ्ते की रात को ये काम करूंगा। उस वक्त एटमी सेंटर में कोई नहीं होता। फिर ठीक है। गुल खान ने मुझसे पूछा, टाइम बम ठीक हालत में है ना? मैंने कहा, बिल्कुल वैसे के वैसे मेरे पास डिब्बी में बंद पड़े हैं। क्या ज्यादा दिन पड़े रहने से इनकी शिद्दत कम तो नहीं हो जाती? गुल खान हंस दिया, बिल्कुल नहीं, वो इतने ही ताकत से फटेंगे जितनी ताकत से द्वारका के फोर्ट के असलहे के जखीरे फटे थे। मैंने कहा, वेरी गुड। गुल खान बोला, मैं हफ्ते की रात को इसी मकान में आ जाऊंगा। तुम रात को या अगली सुबह जिस वक्त भी आओगे मैं यहाँ पर मौजूद होऊंगा। दोपहर हो रही थी। मजीद पूछने और समझने समझाने वाली कोई बात नहीं थी। मुझे वापस राजगढ़ भी जाना था। चुनाचे मैं कोई 3:15 बजे के करीब गुल खान और प्रोफेसर जमशेद से रुखसत होकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रिवाड़ी को एक गाड़ी 4 बजे चलती थी। मैं इस गाड़ी में बैठकर रिवाड़ी पहुंच गया। मुझे वहां दुर्गावती से मिलने की अब कोई जरूरत नहीं थी। मैंने बस अड्डे से बस पकड़ी और शाम हो रही थी कि राजगढ़ पहुंच गया। कॉलोनी पर शाम के साए उतर रहे थे। अपने क्वार्टर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने जहां टाइम बमों वाली डिब्बी छुपा कर रखी हुई थी उसे निकाला। खोलकर 6 के 6 टाइम बम अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद वापस डिब्बिया में रख दिए। डिब्बिया को मैंने खुफिया जगह पर संभाल दिया। मुझे ये बम लगाने के लिए हफ्ते के दिन का इंतजार था। दूसरे दिन मैं वक्त पर एटमी मरकज पहुंच गया। पहले की तरह काम करते और ट्रॉली में सामान स्टोर से इधर लाते दिन गुजर गया। रात को यूं ही ख्याल आया कि साइंसदान ठंडी यख औरत निर्मला देवी से भी मुलाकात कर लेनी चाहिए, ताकि ये मालूम होता रहे कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल तो पैदा नहीं हो गई। अपनी तरफ से तो मेरा कमांडो एक्शन का मंसूबा बिल्कुल तैयार और मुकम्मल था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया था कि मंसूबे अपनी तरफ से हर लिहाज से मुकम्मल कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि ऐन वक्त पर हालात क्या शक्ल इख्तियार कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हालात इतनी जल्दी पलटा खा जाते हैं कि कमांडो मिशन का मंसूबा धरे का धरा रह जाता है। ये साइंसदान औरत एटमी मरकज के अंदरूनी हालात से पूरी तरह बाखबर थी, क्योंकि ये अपने सेक्शन की इंचार्ज थी, इसलिए इससे कम से कम हफ्ते की शाम तक मिलते रहना जरूरी था। दूसरी वजह यह भी थी कि एटमी मरकज के 5 कमरों में लगने वाली असल चाबी मेरे पास थी। मैंने उसकी नकल तैयार करवाकर निर्मला देवी के किचन वाले गुलदान में डाली हुई थी। मैं ये भी मालूम करना चाहता था कि कहीं इसको ये इल्म तो नहीं हो गया कि उसके गुलदान वाली चाबी नकली है। अगरचे एक चाबी उसके पास मौजूद रहती थी, किचन वाली चाबी डुप्लीकेट चाबी थी। फिर भी एहतियात के तौर पर इन हालात की नब्ज को मालूम करना जरूरी था। चुनाचे मैंने आधी रात के बाद पगड़ी उतार कर सर पर सिखों की तरह रुमाल बांधकर निर्मला देवी की क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कॉलोनी पर हू का आलम तारी था। शायद ही कोई क्वार्टर ऐसा था जिसके अंदर कोई बत्ती रोशन हो। किसी किसी क्वार्टर की बाहर की बत्ती रोशन थी। मैं क्वार्टरों के पीछे से होकर जा रहा था। साइंसदान औरत निर्मला देवी के क्वार्टर पर भी अंधेरा छा रहा था। इस औरत की तरह उसका क्वार्टर भी सर्द, वीरान और तारीक था। मुझे ये ख्याल जरूर आया कि मैं इसे बताए बगैर जा रहा हूँ, कहीं वो गहरी नींद न सो रही हो। मुझे चाहिए था कि मैं फोन पर शाम के वक्त उसे खबर कर देता कि मैं आ रहा हूँ, मगर अब मैं उसके क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा था। अब सिवाय दस्तक देने के मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने दूसरी और तीसरी बार दस्तक दी, फिर भी खामोशी छाई रही।
एक और बार दस्तक देने से अंदर से निर्मला देवी की नींद में डूबी हुई आवाज उभरी। उसने अंग्रेजी में पूछा, कौन है? मैंने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर अंग्रेजी में ही कहा, मैं हूँ जसवंत सिंह, और फिर सिखों की तरह अपने आप पर ही हंस पड़ा। मैं फौरन चौंका। मेरे अंदर सिखों वाली आदतें पैदा होना शुरू हो गई थीं। मैंने जल्दी से अपने आप को कंट्रोल किया और संजीदा हो गया। निर्मला देवी ने दरवाजा खोलकर अपना आधा सोया आधा जागा हुआ चेहरा बाहर निकाला। बाहर भी अंधेरा था और अंदर भी। बाहर का अंधेरा जरा कम था। मुझे उसकी शक्ल ऐसी लगी जैसे अचानक कोई भूत अंधेरे में से निकलकर मेरे सामने आ गया हो। इसके मुख्तसर से बाल बड़े बेहंगम तरीके से खुले थे। उसने सख्त लहजे में अंग्रेजी में कहा, तुम इस वक्त क्या करने आए हो? तुमने शाम को फोन क्यों नहीं किया? मैंने दोनों हाथ मलते हुए कहा, मैडम आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर तुम तो सेंटर में ड्यूटी पर मौजूद थे। खैर अंदर आओ। मैं अंदर कमरे में चला गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं, क्योंकि कमरे में इतना घुप अंधेरा था कि मेरी आंखें जो जंगल की तारीख रातों में देख लेती थीं, वहां कुछ भी नहीं देख रही थीं। कमरे की फजा में डिटोल की बू फैली हुई थी। अजीब बात है, निर्मला देवी मुझे देख रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस तरह सोफे के पास ले गई जिस तरह कोई किसी अंधे का हाथ पकड़कर ले जाता है। उसने टेबल लैंप रोशन कर दिया। बोलो, क्या करने आए हो? मैंने खिसियाना सा होकर कहा, बस मैडम, आपसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए आ गया हूँ। और तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? उस हफ्ते की रात कहाँ थे? मैंने कहा, बस मैडम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्वार्टर में ही पड़ा रहा। कोई खैर खबर लेने वाला तो यहाँ है नहीं। वो बालों का छोटा सा जूड़ा बना रही थी। मैंने उसे पूछा, और तो सब खैरियत है? वो सर्द लहजे में ठंडी सांस भरकर बोली, हाँ सब खैरियत है, अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। आज उसने कुछ ज्यादा ही डिटोल का इस्तेमाल किया हुआ था, क्योंकि उसके बिस्तर से डिटोल की तेज बू आ रही थी। मुझे वो किसी ऐसे मरीज का कमरा लग रहा था जिसका ताज़ा ताज़ा ऑपरेशन हुआ हो। मेरा खुद वहां दम घुटने लगा था। जब मैंने मालूम कर लिया कि सब ठीक है और उसे नकली चाबी का पता नहीं लगा, तो मेरा वहां बैठना बेकार था। मैंने उठकर हाथ बांध कर कहा, सत श्री अकाल, मैं चलता हूँ। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी अस्पताल की जुड़ेल मेरे पीछे लगी हुई है। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो उसने कहा, मुझे डिस्टर्ब करने सिर्फ हफ्ते की रात को आया करो, अब जाओ। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दिल में कहा, मैडम, इस हफ्ते की रात को मैं बहुत मसरूफ हूँगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं राजगढ़ इस जेर जमीन एटमी मरकज के इतना करीब तो नहीं कि ये कॉलोनी भी उसके साथ ही उड़ जाए। मगर मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं थी। प्रोफेसर जमशेद ने कहा था कि एटमी सेंटर के धमाके से इर्द गिर्द 2 फरलांग का इलाका ही मुतासिर होगा, और इस कॉलोनी के क्वार्टर्स एटमी मरकज यानी रामगढ़ के कस्बे से काफी फासले पर थे। बहरहाल मेरे लिए वो निर्मला देवी से आखिरी मुलाकात थी। दिन गुजरते चले गए। आखिर हफ्ते की रात आ गई। ये मेरे कमांडो एक्शन की रात थी। उस रात मुझे एटमी मरकज में रहकर एटमी प्लांट वाले कमरे में 4 टाइम बम लगाने थे। पहले की तरह मैं उस रोज भी ऑफिस टाइम खत्म होते ही सफेद कोट उतार कर हैंगर में लटकाने के लिए क्लॉक रूम में गया और वहीं क्लोजेट में छुप कर बैठ गया। 4 टाइम बम मेरी जेब में मौजूद थे। डिब्बी में 2 बम मैंने अलग करके रख लिए थे। मुझे एटमी भट्टी पर 4 बम लगाने थे। मैं उस वक्त तक क्लॉक रूम में ही छुपा रहा जब तक के 5 गार्ड कमरों को चेक करने के बाद ताले लगाकर ऊपर न चले गए। मुझे पता चल चुका था कि ये गार्ड मजीद चेकिंग और देखभाल के लिए आधी रात को भी नीचे आते हैं। चुनाचे मैंने बम आधी रात के बाद और इन गार्ड्स की दूसरी चेकिंग के बाद लगाने का फैसला किया। मैं सफेद कोटों के हैंगरों वाले क्लोजेट में छुपकर बैठा हुआ था। जब जरा इत्मीनान हुआ कि एटमी सेंटर खाली हो गया है तो बाहर निकल आया। चाबी मेरी जेब में थी जो सब कमरों को लग जाती थी, मगर मुझे उस वक्त सिर्फ कमरा नंबर 5 को ये चाबी लगानी थी। एहतियात के तौर पर मैं राहदारी में टहलता कमरा नंबर 5 के पास आ गया। जेब से चाबी निकालकर उसे लगाई। ताला खुल गया। अंदर झांक कर देखा। अंदर बत्तियां जल रही थीं। दरमियान में एटमी भट्टी साफ नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजे को दोबारा लॉक किया और दबे पांव चलता वापस क्लॉक रूम में आकर बैठ गया। दिल में यही दुआ कर रहा था कि या पाक परवरदिगार कोई ऐसी वैसी इमरजेंसी ना पैदा हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। ऐसी सूरत में न सिर्फ ये कि मेरा कमांडो मिशन फेल हो जाता, बल्कि मैं पकड़ा भी जा सकता था। इसी तरह बैठे बैठे और कभी राहदारी में दीवार के साथ साथ टहलते हुए रात के 11 और फिर 11:30 बज गए। ऊपर से गार्ड्स के चेकिंग के लिए राउंड लगाने का वक्त हो गया था। मैं जल्दी से क्लॉक रूम में आकर छुप गया। ठीक 12 बजे रात दोनों गार्ड ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और बातें करते दोनों राहदारी में आगे निकल गई। आज दूसरा गार्ड क्लॉक रूम के पास खड़ा नहीं हुआ था। मुझे उनके दरवाजे खोलने, बंद करने और बातें करने और कभी कभी चहका लगाने की आवाजें आती रहीं। फिर वो आपस में बातें करते, हंसी मजाक करते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। जब ऊपर वाले दरवाजे के बंद हो जाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं क्लोजेट के हैंगरों से निकलकर बाहर कुर्सी पर बैठ गया। मैं एहतियातन मजीद कुछ वक्त लगाना चाहता था,
महज इस ख्याल से कि कहीं वो दोबारा तो नीचे नहीं आ जाते। जब 10-15 मिनट गुजर गए और ऊपर भी गहरी खामोशी छा गई तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और क्लॉक रूम से निकलकर राहदारी में आ गया। उस वक्त मैं एक आम किस्म का आदमी नहीं था। मेरे कदम नपे तुले थे। मैं आम हालात की तरह दबे पांव नहीं चल रहा था। मेरी चाल एक कमांडो की चाल थी जिसने अपने मुल्क व मिल्लत की सलामती की खातिर, अपने वतन पाक के मासूम बच्चों और माओ बहनों की इज्जतों की खातिर सरधड़ की बाजी लगा रखी थी, और जो मौत अपनी हथेली में लेकर दुश्मन के एक इंतहाई हसास और नाजुक तरीन इंस्टीट्यूट में टाइम बम लगाने जा रहा था। मैं कमरा नंबर 5 के सामने आकर रुक गया। कमरा बंद था। ऊपर राहदारी की छत पर बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी दरवाजे पर पड़ रही थी। मैंने जेब से चाबी निकालकर ताले के सुराख में घुमाई। ताला खुल गया। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया। मेरी पुश्त दरवाजे से लगी थी और मेरी निगाहें गोल चबूतरे पर लगी थीं जहां मुझे टाइम बम लगाने थे। अब मुझे फुल एक्शन से काम लेना था और एक मिशन की तरह अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज पूरा करना था। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता एटमी भट्टी के पास आकर बैठ गया। मैंने जेब से प्लास्टिक का वो छोटा सा लिफाफा निकाला जिसमें 4 टाइम बम पड़े थे। मैंने पहला टाइम बम लेकर उसे एटमी भट्टी के गोल चबूतरे की दीवार के साथ फर्श से 1 फुट ऊंचा करके चिपका दिया। उसके बाद दूसरा टाइम बम जरा आगे करके चिपका दिया। इसी तरह मैंने निहायत एहतियात और होशियारी के साथ 4 टाइम बम चिपका दिए। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने 4 टाइम बमों का अच्छी तरह से जायजा लिया और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके अंदर जो टाइम डिवाइस लगे थे बारी बारी उनके बटन दबा दिए। 1 घंटे के बाद इन बमों को फटना था। मैं नपे तुले कदम उठाता कमरा नंबर 5 से बाहर आया। दरवाजे को उसी तरह चाबी लगाकर लॉक किया और क्लॉक रूम की तरफ जाने की बजाय राहदारी के उस सिरे की तरफ चलने लगा जहां गहरे कुएं के अंदर बिजली के जनरेटर लगे थे और एक चरखी से दीवार में ताक खुलता था। क्योंकि आज की रात मैं क्लॉक रूम में नहीं ठहर सकता था। ये प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जनरेटर वाले कमरे को मैं पहले भी खोल कर देख चुका था, वरना मेरे लिए वहां दिन के वक्त टाइम बम लगाना नामुमकिन बात थी और फिर मुझे सिर्फ बम लगाने के लिए 5 गार्ड्स का खून करना पड़ता। ऐसा करते हुए हालात मेरे मुखालिफ भी हो सकते थे और मैं फंस भी सकता था। मैं राहदारी की दीवार के साथ साथ चलता राहदारी के आखिरी दीवार के पास आया। वहां छोटी सी चरखी दीवार में एक तरफ वैसे ही लगी हुई थी। मैंने चरखी को घुमाया। छोटे से टाक का दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ कुएं की दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी ऊपर से नीचे जनरेटर तक जा रही थी। जनरेटर चल रहे थे। मैं टांग बढ़ाकर लोहे की सीढ़ी पर आ गया। अपना बाजू नीचे करके ताक को इसी तरह दोबारा बंद कर दिया। अब मैं ऊपर चढ़ने लगा। लोहे की सीढ़ी दीवार के साथ चिपकी हुई थी और ऊपर कुएं के थाने तक जाती थी। मुझे मालूम नहीं था कि इस कुएं के ऊपर कोई आहनी ढकना भी है। जिस रोज मैंने नीचे से देखा था तो कुएं का मुंह खुला था और मुझे आसमान पर तारों की रोशनी नजर आ रही थी। आज मैंने ऊपर देखा तो मुझे तारों की रोशनी नजर न आई। मैंने सोचा कि बाहर शायद अंधेरा होगा या शायद बादल होंगे। मैं सीढ़ी चढ़ता जब कुएं के मुंह पर आया तो उसका मुंह बंद था। मैंने हाथ ऊपर करके देखा। कुएं के मुंह पर लोहे का भारी ढक्कन गिरा हुआ था। मैंने दोनों हाथों से जोर लगाया मगर ढक्कन जरा भी अपनी जगह से न हिला। मैं आहनी सीढ़ी पर खड़े का खड़ा साकित होकर रह गया। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि एटमी मरकज के जनरेटर कुआं वाला ढकना ऊपर से बंद हो सकता है। मेरा ख्याल था कि कुएं का मुंह खुला होगा जिस तरह कि मैंने एक रोज पहले देखा था और मैं आसानी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन कुएं का मुंह लोहे के ढक्कन से बंद था। मैं कुएं की दीवार के साथ लगी लोहे की सीढ़ी पर खड़ा सोचने लगा कि अगर ढक्कन न खुला तो मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने एटमी भट्टी में जो 4 टाइम बम लगाए थे उन्हें 1 घंटे बाद फटना था और इस सारे एटमी सेंटर और रेत के टीलों के साथ मुझे भी उड़ा जाना था। मुझे अपनी मौत का कोई खौफ नहीं था, लेकिन मैं इस तरह अपनी जिंदगी को जाया होते नहीं देख सकता था। मैंने पांव लोहे की सीढ़ी पर जमाए और दोनों हाथों से पूरी ताकत से जोर लगाकर ढक्कन को उठाने की कोशिश की। 2-3 बार कोशिश करने से ढक्कन जरा सा अपनी जगह से हिला। जिस तरफ से मैं जोर लगा रहा था उसी तरफ से ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझ पर रेत गिरी। उन लोगों ने कुएं के ऊपर ढक्कन देकर ऊपर से रेत डाल दी थी ताकि किसी को पता न चले कि इसके नीचे एटमी सेंटर के जनरेटर चल रहे हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, भारत का ये खुफिया एटमी सेंटर राजस्थान में रामगढ़ कस्बे से थोड़ी दूर वीरान टीलों के दरमियान वाक़ था। 5-7 मिनट की जबरदस्त कोशिश से मैंने कुएं के ऊपर पड़े हुए ढक्कन को इतना ऊपर उठा दिया कि मैं उसमें से बाहर निकल सकता था। मैं रेंग कर कुएं से बाहर आ गया। ये कुआं ऐसा ही था जैसा कि ट्यूबवेल का कुआं होता है। ट्यूबवेल के कुओं के ऊपर तो गोल कमरा सा बना होता है, जबकि इस एटमी सेंटर के जनरेटर रूम के कुएं के ऊपर से ढक दिया गया था क्योंकि भारतीय हुकूमत इसे लोगों से खुफिया रखना चाहती थी। बाहर निकलते ही मैं एक तरफ चल पड़ा। ये सहरा का इलाका था। आसमान पर तारे निकले हुए थे जिनकी मध्यम और धुंधली सी रोशनी में मुझे दूर दूर तक फैले हुए राजस्थान के सहराई टीले नजर आ रहे थे।
एटमी सेंटर की जेर जमीन इमारत रेत के 2 टीलों के दरमियान थी। इन टीलों की रेत काफी सख्त हो चुकी थी। मैं जिस रेत पर चल रहा था वो भी ज्यादा भुरभुरी नहीं थी। मुझे समत का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने आसमान के सितारों को गौर से देखा। मैं समत का तयन न कर सका।